ठीक है, आज हम लोग मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने चार जो मेथड थे इक्वेशन को सॉल्व करने के, कौन कौन से थे? एक थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफ मेथड। आज हम लोग फोर्थ पे बात करते हैं। जो लास्ट मेथड है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। सब में बिगिनिंग में गिवन क्या होता है, कोई भी मेथड हो, जब भी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मतलब कि जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं, जैसे पहली इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और अनदर इक्वेशन कौन सी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये पेयर ऑफ सिस्टम है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। हमको इनको सॉल्व करना है। एक तो हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किए थे इसको, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ग्राफ मेथड से। अब बात आती है कौन से मेथड से? मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। किससे बात करते हैं? मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मेथड, जो ये मेथड होता है उसको कैसे यूज करते हैं कि जैसे कोई भी इक्वेशन दी है, पहले समझ लेते हैं आइडिया का। जैसे दिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 दिया है, ठीक है। तो जब भी किसी भी इक्वेशन में कैसी भी फॉर्म दी हो, लीनियर इक्वेशन होगी। लीनियर का क्या मतलब है कि x और y की जो मैक्सिमम डिग्री है वो कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? 1। तो जो भी इक्वेशन दी होती है लीनियर फॉर्म में, उसके जो जितने भी टर्म्स होते हैं, सारे टर्म्स को हम सेम साइड पे लाते हैं। अगर इसके सारे टर्म्स को सेम साइड लाएं तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो प्राइमरी कंडीशन होती है कि सारे टर्म्स को, जितने भी टर्म्स हैं लीनियर इक्वेशन में, उनको हम सेम साइड लाते हैं। मतलब x का कोफिशिएंट के टर्म्स, y कोफिशिएंट, और कौन सा टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो सेम साइड होते हैं। मतलब इक्वल, क्या हम उसको ओरिजिनेट करते हैं? 0 बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है कि इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं। और इसमें तीन टर्म, हम तीन नंबर्स अपने तरफ से, जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात होगी तो तीन नंबर जो हमको हरदम याद रखने होंगे। एक नंबर होता है x। क्या नंबर होता है? जो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। एक x होगा, एक अनदर होगा माइनस वाई। क्या होगा? माइनस वाई। और एक थर्ड फैक्टर होगा 1। तो जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को अप्लाई करेंगे, एट दैट टाइम वी नेवर फॉरगेट दीज थ्री टर्म्स, x एंड माइनस वाई एंड 1। तो ये जो तीनों टर्म हैं इनको हमको कभी फॉरगेट नहीं करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम जो फार्मूला यहाँ पे क्वाइन करेंगे वहाँ पे उसको अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहली बात, सारी इक्वेशन को सेम साइड लिखते हैं, पहली और दूसरी को, और ये तीन टर्म्स याद रखते हैं, x माइनस 1 और कौन सा? 1। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर दो इक्वेशन गिवन थी, पहली इक्वेशन क्या थी? दो लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने तीन टर्म्स की बात की। कौन कौन टर्म्स की बात की है? इनको कभी नहीं भूलते, इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि x, पहला क्या होता है? x, मतलब x में कोई साइन नहीं, पॉजिटिव है, और दूसरा है माइनस वाई, और अनदर क्या है? 1। तो तीन टर्म्स को हम ऑलवेज यहाँ पे लर्न रखते हैं कि एक x माइनस वाई 1, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। तो क्या करते हैं कि जो पहला टर्म होता है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, दूसरा टर्म है उसको एज इट इज़ लिखा, और 1 को एज इट इज़ लिखा। ठीक है, ये मेथड होता है जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो एक x हो गया पहला, दूसरा माइनस वाई, अनदर क्या हो गया? 1 हो गया। फिर सबको हम एक अपॉन कर लेते हैं। क्या लिखते हैं? इसके अपॉन में, ये न्यूमरेटर में आते हैं कि तीन टर्म होते हैं, ये x न्यूमरेटर में होगा, माइनस वाई न्यूमरेटर में होगा, और 1 कहाँ होगा? न्यूमरेटर में होगा। उसके बाद जो, और सब में इक्वलिटी लगा लेते हैं कि क्या है? इक्वलिटी। सब में इक्वल का साइन लगा लिया कि एक नंबर कोई होगा जो इस नंबर के इक्वल होगा, और ये नंबर अनदर नंबर के इक्वल होगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में जब हम फोकस करें तो डिनोमिनेटर में एक पर्टिकुलर वे अप्लाई करते हैं। वो एक वे, उस एक जो वे है उसी को हरदम हम फॉलो करते हैं। तो जब x की बात आती है कि x का जो टर्म है इसके डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आएगा, तो फिर से हम कहाँ जा रिटर्न होते हैं? अपनी ओरिजिनल इक्वेशंस पे। तो इक्वेशन में अगर देखें तो x का कोफिशिएंट क्या है? a1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? ऐसे y के कोफिशिएंट b1 b2 हैं, और कांस्टेंट टर्म कौन से हैं? c1 c2। तो जब हम x के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर लिखते हैं जो x के कोफिशिएंट है, कौन से? ये x के कोफिशिएंट सबको
देख रहे हैं। तो जो x के कोफिशिएंट होते हैं इनको हम रिमूव करते हैं अपने मतलब दिमाग से, कि इनको हम भूल जाते हैं। जो बाकी कोफिशिएंट हैं y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म उनको हम एज इट इज़ लिखते हैं कॉलम वाइज। जैसे ये b1 b2 है तो हमने b1 यहाँ लिखा और b2 यहाँ पे लिखा। बात कांस्टेंट टर्म में करें उनको भी कॉलम वाइज लिखेंगे, ये c1 है और ये c2 है तो उसको भी हमने क्या लिखा c1 c2। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो भी नंबर हमने, जो भी वेरिएबल हमने पिक किया है उस वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उनको हम लोगों ने नहीं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, जो x का जब हम टर्म को पिक करते हैं तो हम कौन से दो टर्म लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि जब x का हम टर्म ले रहे हैं तो जो x के कोफिशिएंट है उनको कंसीडर ना करके जो रेस्ट के टू टर्म्स हैं y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। जैसे x की जब बात की तो a1 a2 यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर नहीं किए। ऐसे ही जब माइनस y की बात आती है, यहाँ पे साइन जरूर माइनस y का है, जब हम माइनस पे आते हैं माइनस y पे तो जो y के कोफिशिएंट है, इसमें कौन से कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट है, इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। जो हम टर्म ले रहे हैं, जैसे y का टर्म ले रहे हैं तो जिसके हम टर्म को सेलेक्ट कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं और बिगिनिंग इधर से ही करते हैं LHS से, कि पहला कौन सा लिखते हैं a1 a2, बाद में क्या लिखेंगे c1 c2। तो माइनस y की जब बात करेंगे तो टर्म आ जाएगा a1 a2 आ जाएगा, इसको कॉलम वाइज लिखते हैं, और कौन सा c1 c2, ठीक है। फिर जब कांस्टेंट टर्म पे आते हैं तो जो हम, जब कांस्टेंट टर्म 1 कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो जो टर्म हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन क्या है और कंसीडरिंग क्या है। इंपॉर्टेंट है कि कंसीडर कर रहे हैं हम लोग कांस्टेंट टर्म्स को और सेलेक्ट क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे x y के कोफिशिएंट कैसे आएंगे, कॉलम वाइज आएंगे। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा a1 a2 और दूसरा क्या हो जाएगा y में b1 b2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जैसे x की जब बात थी तो कौन से कोफिशिएंट कंसीडर किए थे, जब y की बात की थी तो कौन से कोफिशिएंट कंसीडर किए थे, जब कांस्टेंट लिया था तो कौन से हम लोगों ने कोफिशिएंट कंसीडर किए थे। उसके बाद इनका जैसे नेमिंग है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जो टर्म्स हमने ये लिखे हुए हैं b1 b2 c1 c2 डिनोमिनेटर में, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि b1 का मल्टीप्लिकेशन c2 से और b2 का मल्टीप्लाई c1 से, ठीक है। a1 का मल्टीप्लाई c2 से और c2 का a1 से, और इधर क्या करेंगे a1 का b2 से और a2 का b1 से। तो इन टर्म्स को अगर फाइनली लिखा जाए कि अगर यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ तो यहाँ पे कौन से टर्म आएंगे, तो बात की जाए तो x के अपान में क्या आ जाएगा। तो जब हम देखो ये एक मेथड है, आपको इक्वेशन गिवंस होंगी, ऐसे एज इट इज़ कॉलम वाइज कोफिशिएंट लिखने होंगे। जैसे इसका मल्टीप्लाई b1 का c2 से करेंगे और सब्ट्रैक्ट करते हैं एनदर टर्म को, जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से माइनस के सब्ट्रैक्ट किसको करते हैं, b2 c1 को। तो यहाँ पे बात की जाए तो पहले लिख रहे हैं इस साइड से स्टार्ट करते हैं b1 c2 a1 c2 a1 b2, तो इसमें लिखेंगे हम लोग b1 c2 और माइनस का साइन लगाते हैं और क्या लिखेंगे, ये वाला नाम ही क्या है, इसका नाम ही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ क्या हो जाएगा b2 c1, क्या हो जाएगा b2 c1। ऐसे जब माइनस y वाले टर्म्स पे यहाँ पे हम लोग आए तो माइनस y वाले टर्म्स पे अपॉन में क्या आ जाएगा, a1 c2, क्या आ जाएगा a1 c2, कौन सा टर्म आ जाएगा a1 c2, और माइनस लगा के क्या लिखेंगे a2 c1, क्या हो जाएगा a2 c1। ऐसे जो कांस्टेंट टर्म था इसमें a1 लिखा और क्या लिखा a1 b2 और माइनस का क्या आ जाएगा a2 b1। अच्छा, किसी को यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो कि ये सब करने से हमको फ़ायदा क्या होगा, तो इस पर भी ध्यान दो सब लोग कि अगर हम यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने ये फाइनल लाइन ये वाली ऑब्टेन की है कि एक हम लोगों ने एक इक्वलिटी जिसमें दो इक्वलिटी इन्वॉल्व हैं, 3 नंबर्स हम लोगों ने ऑब्टेन किए हैं, तो यहाँ पे कंसीडर करें जब कोई भी इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन होती हैं लीनियर फॉर्म में, तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या होते हैं, तो कांस्टेंट होते हैं, ये वेरी नहीं करते हैं। वेरी क्या करता है, x की वैल्यू चेंज हो सकती है, y हो सकती है, बट a1 b1 c1 ऑलवेज कांस्टेंट इन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन एंड द सेम वे a2 b2 c2 आर कांस्टेंट इन सेकेंड लीनियर इक्वेशन। तो अगर हम x की बात करें तो वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ वेरिएबल क्या है, y है। तो b1 c2 b2 c1 ये जितने भी टर्म्स हैं ये क्या है, कांस्टेंट हैं। अगर यहाँ पे सब लोग
फोकस करो। तो अगर ये नंबर आपको हमको क्वेश्चन में गिवन होते, A1 की वैल्यू 3 है, B1 की -7 है, C1 की 11 है, तो जब हम इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म हो या ये टर्म हो, कोई भी टर्म हो, तो ये जनरली क्या आएगा, एक नंबर आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और x क्या है, वेरिएबल। तो पहले टर्म को हम 1/, से अगर इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे टर्म को 1/, से इक्वेट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। और हम लोगों का m क्या होता है, जब भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो m क्या होता था कि x y का हम पेयर फाइंड करें, विच केस में दोनों जो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। x y की वो वैल्यूज़ जो अपने इक्वेशंस में अगर हम रिटर्निंग कर दें, वापस यहाँ पे पुट कर दें, तो इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। तो बॉटम लाइन तो यही थी कि हम लोगों को जो एम होता है वो x y की क्या वैल्यू फाइंड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बस यहीं पे एंड होता है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, इसको सबको लिख लेना है और ये याद रखना है कि कौन सा टर्म पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है, और बीच में जो साइन कौन सा आता है, सब्ट्रैक्ट का साइन आता है। और ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, x - y1। अगर यहाँ पे किसी ने माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। तो ये ज़्यादा कंसंट्रेट करना होगा यहाँ पे। अच्छा, वन मोर थिंग यहाँ रिमेनिंग थी कि अगर किसी को लगता है कि ये टर्म्स ऐसे क्यों आए हैं, तो अगर किसी को कन्फ्यूज़न है, कोई भी स्टूडेंट को, तो वो ये भी कर सकता है कि ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी है a1x b1y + c1, तो जो फर्स्ट क्लास हुई थी एलिमिनेशन मेथड की, तो अगर यहाँ पे उस मेथड से आप सॉल्व करेंगे कि x को हम इक्वल किए जाएं, x के कोफिशिएंट अगर इक्वल करना है तो a2 का मल्टीप्लाई इसमें, a1 का मल्टीप्लाई इसमें। तो अगर हम एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे यूज करेंगे और फिर से सॉल्व करके x y की वैल्यू फाइंड करोगे तो भी वो इसी फॉर्म में आएगी। अगर किसी को लगता है कि ये क्या एकदम ऑड सी थिंग आई, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज करते हैं तब भी जो टर्म्स आएंगे वो सेम आएंगे, क्योंकि कोई भी मेथड यूज करें आंसर सब में सेम आता है, बट वो अलग अलग वे हैं केवल। ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। एक साइमल्टेनियस इक्वेशन का पेयर दिया है, उसमें बोला गया है कि हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर हम लोग फिर से वापस बात करें तो इसको हम एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे कि कोई एक टर्म की वैल्यू अनदर टर्म में फाइंड करते थे, और जो वैल्यू हम फाइंड करते थे उसको वापस अनदर इक्वेशन में पुट करते थे। और ग्राफ में क्या करते थे, ग्राफ में भी सेम होता था, बस वहाँ पे क्या करते थे, लीनियर फॉर्म में ग्राफ को ड्रा करते थे। इन केस वो ग्राफ कहीं पे कट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्रिएट होती हैं, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता था वो क्या होता था, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाते थे। अब हमको यहाँ पे बात करना है कि हमको ये इक्वेशन एज इट इज सॉल्व करनी है, बट जो मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है वो कौन सा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो फिर से हम लोगों ने अभी बात की, जब भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करते हैं तो एक टर्म कौन सा कंसीडर करते हैं, x का, अनदर टर्म हम कौन सा यूज करते हैं, -y का, और एक टर्म कौन सा होता है, 1 होता है। ये बात एकदम याद रखनी है। इसमें कोई भी साइन इसको आपने इंटरचेंज किया या इसकी पोजीशनिंग चेंज की, y इधर आ गया 1 इधर आ गया, तो नो मीनिंग होगा फिर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टर्म कौन सा लिखा, x लिखा, दूसरा टर्म कौन सा लिखा, -y लिखा, और अनदर टर्म कौन सा लिखा, 1 लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से टर्म को किस पोजीशन पे लिखना है और कौन सा साइन कंसीडर करना है, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, फिर से कौन सा साइन, पॉजिटिव साइन। ठीक है, फिर सब में इक्वलिटी तो हम बाद में लगाते, सब अपान बना लिया, सब में क्या लिख दिया, डिनोमिनेटर में क्या आना है। तो अब बात करते हैं, जिसको वहाँ पे नहीं समझ आया था यहाँ पे फोकस करना होगा कि जो टर्म हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन की बात हो रही, जो टर्म हम x का अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा टर्म आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात रिमेनिंग बच गई है कि जब भी हमने एक बात और की थी, इसलिए x - y और 1 को कंसीडर करने से पहले, कि जो भी इक्वेशन लिखी है इसको क्या मान लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये कौन सी है, सेकंड इक्वेशन। जो भी इक्वेशन दी होती है लीनियर फॉर्म में, उसके सारे जो नंबर्स होते हैं वो किधर होने चाहिए, वो सेम साइड होने चाहिए। तो हमने इसको लिख लिया, पहली इक्वेशन है 2x + 3y और 17 राइट साइड में है, उसको इस साइड लाएंगे, कैसा हो जाएगा, ये -17 = 0। और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको क्या करेंगे, ये 3x है, -2y है, और इधर क्या आ जाएगा, -6 = 0।
अच्छा, जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे और ग्राफ मेथड पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने कंपेयरिंग करना तो एज इट इज़ हम लोगों ने लर्न किया था कि पहली इक्वेशन है जैसे उसको किससे कंपेयर करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो याद अगर हम कंपेयर करें कि पहली इक्वेशन को अगर हमने कंपेयर किया, अच्छा ये भी लिखना एकदम मैंडेटरी नहीं है कि हम a1x और b1x प्लस c1 लिखें, हम डायरेक्टली अगर अपने माइंड में लिख लें या कॉपी में लिखें कि कंपेयरिंग ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। हमने एक ही इक्वेशन को कॉपी में लिखा और दिमाग में ले लिया कि एक जो स्टैंडर्ड फॉर्म की लीनियर इक्वेशन है वो मान दी ax by प्लस c इक्वल टू 0, और पहले इक्वेशन के लिए हम a1 कंसीडर कर लेंगे, दूसरी इक्वेशन के लिए हम b1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो रहा। तो अगर पहले टर्म के a1 b1 c1 यहाँ से हमें फाइंड करने हों तो a1 कितना हो जाएगा, यहाँ से वो 2 हो जाएगा, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो 3 हो जाएगी, और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 17। ऐसे अगर a2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी हो तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। या अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कभी साइन को फॉरगेट नहीं करना। इन केस आपने एक साइन गलत किया तो सारा जितना भी कैलकुलेशन होगा वो रॉन्ग होगा और मार्क्स आपको 0 अवार्ड होंगे। ठीक है, और फिर C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C2 की वैल्यू हो जाएगी -6। ठीक है, तो ये क्विक होना चाहिए कि जब भी कोई इक्वेशन दी है उसको हम कंपेयर करें ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, c कौन सा टर्म है, वो कांस्टेंट टर्म है। अब हम लोग फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अपने मेथड पे आते हैं। तो हम लोगों ने क्या लिख लिया, सबसे पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू लिख ली। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक अनदर ये रहता है फ़ायदा थोड़ा कि हमको ज़रूरी नहीं कि ए बी सी की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी हो, तो इसमें क्विक होता हमने कि क्या बात की थी, x को एज इट इज़, -y एज इट इज़ और 1 एज इट इज़। अब सबके डिनोमिनेटर में कौन से नंबर आएंगे, जब हम x के कोफिशिएंट को कंसीडर कर रहे हैं, x वाला टर्म, तो कोफिशिएंट कौन से यहाँ पे कंसीडर होंगे, कौन से प्रिवेलिंग होंगे, जो y का है और किसका है, कांस्टेंट टर्म। तो y के इसमें y का कोफिशिएंट 3 है, इसमें y का कोफिशिएंट -2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 3 यहाँ पे -2 इसके नीचे। नीचे क्यों, हम लोगों ने बात की थी जो भी टर्म हम लिखते हैं उन कॉलम वाइज लिखते हैं, 3 -2। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि जो ये वाले टर्म आएंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म कौन से हैं, एक है -17, दूसरा कौन सा है, -6, और ये इसके इक्वल है और यहाँ भी इसके इक्वलिटी लगी होती है। ये वाला टर्म -y के इक्वल, -y वाला 1 के इक्वल। ठीक है, तो अब अगर हम जब y वाले टर्म को कंसीडर कर रहे हैं तो कोफिशिएंट हम किसके कंसीडर करेंगे, x वाले के और किसके, कांस्टेंट के। और बिगिनिंग किधर से करते हैं, हम LHS से ही बिगिनिंग करते हैं, इधर से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हरदम फिक्स कर लो कि टर्म हमको यही लेने हैं और इधर से LHS से स्टार्ट करना, तो इससे क्या होगा, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक वे है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, जो टर्म ले रहे हैं एनदर के कोफिशिएंट और बिगिनिंग किधर से करते हैं, LHS से। तो जब y का कोफिशिएंट कंसीडर कर रहे हैं तो अगर कौन सा टर्म लेंगे, x का लेंगे और कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएंगे 2 और 3, इधर कौन से हो जाएंगे, -17 और -6। ऐसे ही जब कांस्टेंट टर्म पे आए तो कौन कौन से हम इसको रिमूव करेंगे, ये वाले दो टर्म कैसे आएंगे, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। जब हम सारे टर्म्स को कॉलम वाइज लिख लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस वाले टर्म का इस नंबर से, इस वाले टर्म का इस नंबर से। ऐसे 2 का मल्टीप्लिकेशन -6 से, 3 का -17 से, 2 का -2 से, 3 का 3 से। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें अगर, तो जो x नंबर ऐसे लिखा रहा, इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 का -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -18। और ये इम्पॉर्टेंट है, जब एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब अनदर टर्म्स पे जाते हैं तो बीच में साइन कौन सा आता है, वो नेगेटिव का आता है। और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे -2 का -17 से, क्या करेंगे, -2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, -17 से। ठीक है, फिर कौन सा टर्म आता है, -y का। इधर देखें, -y, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 6 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 12 होगा, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का।
और उसके बाद जब पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन और इन दोनों का क्या मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट भी लिख सकते थे पर थोड़ा समझ में ज़्यादा है इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ 3 इंटू माइनस का 17। ऐसे जब 1 की बात करें तो 1 में क्या होगा, 1 में एज इट इज़ 2 का -2 से मल्टीप्लाई, सबसे पहले इन दो टर्म्स का 2 का 2 से मल्टीप्लाई, माइनस में कितना हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का साइन लगाएंगे, 3 3 जा क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x एज इट इज़ माइनस का 18, ये माइनस साइन 17 का 2 से मल्टीप्लाई, दोनों नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 34 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस वाई एज इट इज़ माइनस का 12 और 17 3 जा कितना होता है 51 और माइनस साइन यहाँ पे माइनस, यहाँ तो क्या हो जाएगा प्लस का 51 और यहाँ कितना हो जाएगा 1 अपान, दोनों नंबर्स कैसे हैं वो सेम साइन के हैं, तो सेम साइन क्या होते हैं ऑलवेज ऐड होते हैं विथ सेम साइन, माइनस का 13 हो जाएगा। तो जितना हम लोगों ने अभी तक सिंप्लीफाई किया है तो x के अपान कितना आ गया है -18 अपान -34। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लें तो 34 और 18 का क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, सेम साइन क्या होते हैं ऑलवेज ऐड होते हैं, तो इनको ऐड करें कितना हो जाएगा 52 आ जाएगा, वो भी माइनस का। क्यों आएगा 34 में 18 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 52 माइनस का। ऐसे ही माइनस वाई एज इट इज़ लिखा, 12 और 51 का माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 39, कितना आ जाएगा 39 प्लस का। देखो ये कैलकुलेशन करना आपका काम है, उसमें आपको क्विक होना होगा। और अनदर टर्म कौन सा है -1 अपान 13। अब माइनस न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो वो उससे तो कोई मैटर होता नहीं, हम माइनस को कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, -1 अपान 13 और 1 अपान -13 बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, x के अपान में एक नंबर, y के अपान में एक नंबर और कांस्टेंट में, फिर क्या अगर कहीं भी लिखा है कि a = b = c, कहीं भी लिखा है, इसका क्या मतलब होता है a b के भी इक्वल है और a c के भी इक्वल है। इक्वलिटी का मतलब भी क्या होता है कि ऑल नंबर्स आर इक्वल हैं। तो फिर क्या करते हैं कि एक बार x को 1 से कंपेयर कर लेते हैं, एक बार y को 1 से कंपेयर कर लेते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि x को अगर इससे कंपेयर करेंगे तो x और y दोनों अवेलेबल रहेंगे, तो उस केस में हमको आंसर नहीं फाइंड होगा। तो x वाला टर्म्स इसके भी इक्वल है तो इससे कंपेयर कर लेंगे तो x की वैल्यू आएगी, y वाले टर्म्स को इससे कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो x अपान -52 को अगर सिंप्लीफाई करें -1 अपान 13 से, तो इतना तो हम लोगों ने क्लास 7 से लर्न कर रहे हैं कि अगर एक टर्म्स है तो अगर यहाँ पे अगर हमको x की वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे सिंपल क्या, एक माइनस साइन इधर है एक माइनस साइन इधर है, तो माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं x अपान 52 और इक्वल टू 1 अपान 13। क्या लिख सकते हैं 1 अपान 13। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 13x करते थे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 13x = 52। तो यहाँ से अगर हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 52 के अपान में क्या आएगा 13 आएगा, क्योंकि ये कैसे मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ से अगर डिवाइड करो 13 को कितने बार जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अच्छा यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, 31 जा 1 और ये भी डिनोमिनेटर में है ये भी डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ से डायरेक्टली हम 4 जा कर सकते थे, बट हम लोगों ने प्रॉपरली किया है। ऐसे अगर y की वैल्यू हमको फाइंड करनी हो तो y वाले टर्म को भी हम कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे। तो y का टर्म क्या है -y अपान 39 हो गया, और इधर कौन सा टर्म है ये -1 अपान 13। तो इसमें भी दोनों तरफ कौन से साइन है, माइनस के साइन है, तो माइनस के साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो y अपान 39 एज इट इज़ और 1 अपान 13 एज इट इज़। यहाँ भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 13y = क्या हो जाएगा 39, और y की वैल्यू अगर यहाँ से फाइंड करें तो 39 अपान 13 हो जाएगी, और यहाँ से डिवाइड करें 13 3 जा क्या होता है 39। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। और हमको फाइंड क्या करना है, अगर साइमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है हमको फाइंड भी x और y की वैल्यू ही करनी होती हैं। और यहाँ पे क्या आ गया पेयर, x और y का पेयर, x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। यही हम लोगों का आंसर हो गया।